तो गाइस आइए अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 19 पे चलते हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्सक्रीशन कैसे होता है एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एनिमल्स accumulate अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है। एक्सक्रीशन मेनली अमोनिया के फॉर्म में होता है। ये पहला मार्क कर लीजिए, दूसरा और ये थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड के फॉर्म में हमारा एक्सक्रीशन होता है। एंड यहाँ पे चौथा लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड आयन लाइक सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड फॉस्फेट सल्फेट etc। तो इसमें इतनी चीज़ों की बात की गई है कि एक्सक्रीशन के साथ ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। जैसे हम 4 नंबर पे रखते हैं एंड वाटर 5 एंड आयंस को 6 देते हैं, और ये मान लीजिए आपको 7 एंड ये सारी चीज़ें हो गई। तो मेनली इन चीज़ों का मेन रोल है। बाकी आयन सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट हो गए। तो आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड आइदर बाई मेटाबॉलिक। और ये मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये मेटाबॉलिक जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसी का परिणाम है। एंड अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। तो ये क्या होता है कि कभी कभी इनका ज़्यादा निकलना कैसे होता है कि जब हम एक्सेस मात्रा में कि अपनी बॉडी को किसी चीज़ को इंजेक्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे फूड को हम कुछ ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। और जैसे कि आप देख लीजिए कि यूरिनेशन ज़्यादा कब होता है। यूरिनेशन एक ही टाइम पे ज़्यादा होता है जब हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर हो। अभी आप दिन में 10 लीटर पानी पीजिए तो आपका नॉर्मल टाइम से कई टाइम ज़्यादा हो जाएगा यूरिन लॉस। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कैसी चीज़ को इनगल्फ कर रहे हैं, कैसी चीज़ का इंटेक कर रहे हैं। दिस सब्सटेंस हैव टू रिमूव टोटली और पार्शली। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सबस्टेंस टोटली, कुछ सबस्टेंस टोटली और कुछ को पार्शली बॉडी रिमूव करती हैं। In the chapter we will learn the mechanism of the elimination and substance with the special emphasis on common nitrogen wastage। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूजुअली हम देखते आते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, तो उनका एलिमिनेशन का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे वो रिफाइन होके कुछ वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड कैसे वो बॉडी में कुछ यूटिलाइजेशन होता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है। मेनली प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। देखिए, अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड ये एक फॉर्म को दिए हैं। किस फॉर्म में ये बॉडी से बाहर आते हैं। अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड आर दी मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के यही मेनली तीन मेजर फॉर्म ये NCERT आपकी बता रही है, और ये मेजर फॉर्म है। ये एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो ये एनिमल्स के लिए यहाँ पे बोला गया है। एंड अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। ये पॉइंट वाली बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फ्रॉम एलिमिनेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये जो चीज़ें जितना टॉक्सिक रहेंगी, वो चीज़ें बॉडी से हमारे बाहर एक्सक्रीशन के लिए उतना वाटर का यूटिलाइजेशन करेंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं, वो टॉक्सिसिटी को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गन उसके लिए इतने फेवरेबल नहीं होते। तो क्या उसमें
पानी की मात्रा जो होती है, वाटर की मात्रा एक्सेस करनी पड़ती है। जो जितना टॉक्सिक रहेगा उसके लिए उतनी ज़्यादा वाटर की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड यूरिक एसिड, देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड को दिया है। यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। ये यूरिक एसिड के बारे में लिख रहा है कि लीस्ट टॉक्सिक, यानी कि ये कम जहरीला है, यानी कम टॉक्सिक है। एंड कैन रिमूव बाय मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे लिख रहा है कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और ये मिनिमम माने यानी कम से कम वाटर का लॉस करके एक्सक्रीशन होगा इसका, यूरिक एसिड का। एंड द यूरिया का मिडल में, मतलब इन दोनों का एक्सेस, एक का एक्सेस अमोनिया का एक्सेस मान लेते हैं, फिर यूरिया का, फिर उसके बाद ले लेते हैं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट को देते हैं, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को। तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी इस हिसाब से है कि कौन ज़्यादा वाटर को किसके साथ इंटेक ज़्यादा रहेगा वाटर का, किसके साथ रिक्वायरमेंट ज़्यादा वाटर की होगी। तो सब ज़्यादा अमोनिया के पास है, फिर उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज़ द अमोनोटेलिज्म। तो यहाँ बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया की एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, अमोनिया इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया को एक्सक्रीटा के फॉर्म में निकालते हैं जो होते हैं एनिमल्स, वो अमोनोटेलिक होते हैं, और इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। तो मेनी बोनीफिशेस, इसमें देखिए मेनी बोनीफिशेस आ जाती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस आ जाते हैं। उसके बाद एक्वाटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक। एक्वाटिक इंसेक्ट्स यहाँ पे लिख रहा है अमोनोटेलिक इन नेचर, जो कि अमोनिया। और देखिए ये एक्वाटिक लाइफ लिख रहा है यहाँ पे। तो एक्वाटिक लाइफ का क्या मेन रीज़न है कि अमोनिया इज़ अ मोस्ट टॉक्सिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है। तो अमोनिया इतना टॉक्सिक होने के नाते ये सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेगा, और वाटर कंज्यूम करने के लिए इसको मीडियम क्या चाहिए, इसको मीडियम चाहिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा वाटर हो। तो अमोनोटेलिक के लिए वाटर यानी कि एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखिए अमोनोटेलिज्म में ये लिखे हैं। तो अमोनोटेलिज्म में अमोनोटेलिक इन नेचर। तो अमोनोटेलिक नेचर होने के नाते ये ज़्यादा मतलब वाटर कंज्यूम करेगा। अमोनिया, आगे चर्चा कर लेते हैं। अमोनिया इट इज़ अ रेडली soluble is generally is created by across body surface through gills। तो यहाँ पर लिख रहा है रेडली सॉल्युबल, यानी कि काफ़ी तेज़ी के साथ ये वाटर में सॉल्युबल है अमोनिया। एंड जनरली इज क्रिएटेड बाय द डिफ्यूज़न। तो ये यहाँ पे लिख रहा है जनरली, यानी कि हर समय नहीं, ये सबसे ज़्यादा मतलब मेनी टाइम्स कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स में, ये एक्वाटिक एनिमल्स में ये देखा जा सकता है कि ये जो इसका डिफ्यूज़न जो होता है वो बॉडी सरफेस से होता है, बाय द डिफ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे बॉडी सरफेस ये मार्क कर लीजिएगा, 1 मिनट। बॉडी सरफेस से एंड थ्रू द गिल सरफेस फिशेस को लेके लिखा है। देख लीजिए इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बनाती है। ये लाइन, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा इन फिशेस, गिल्स के लिए। एंड अदर लाइक इंसेक्ट टाइप के या अदर एक्वाटिक लाइफ है, तो उसमें मेनली क्या होता है कि बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ होकर अमोनिया का रिलीज़ हो जाती है। एंड अमोनियम आयन इज ए काइंडली do not play any significant role in removal of its and ये देख लीजिए यहाँ पे फॉर्म लिख रहा है अमोनियम आयन, यानी कि NH4+
NH4+ मेरे हिसाब से होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए NH4+ के फॉर्म में। डिफ्यूज़न थ्रू द गिल्स एंड किडनी, ये इसका ये लिखा है, 1 मिनट। And kidney do not play any significant role in its removal. Kidney do not play role any significant role in its removal. एंड देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि किडनी का जो रोल है इसके रिमूवल में कुछ नहीं है, ना के बराबर, यानी कि 0/लड्डू कह सकते हैं। तो डू नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ना के बराबर इसका रोल है, यानी कि अमोनिया के रिलीजिंग में कह रहा है। एंड टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन इज नेसेसिएटेड। Terrestrial adaptation is necessitated the production of the lesser toxic nitrogenous waste like यूरिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो अडेप्टेशन है, जो लैंड पे रहती है, यानी कि धरती पर जो रह रही है, तो लैंड टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन की बात हम करने जा रहे हैं। तो अभी आपका एक्वाटिक यहाँ से इंड होता है, तो टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन, तो आइए देखते हैं टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन को। इज नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक, यानी कि यहाँ पे नेसेसरी एक नेसेसरी फॉर्म के रूप में आ जाता है, यानी कि ज़रूरत होती है उसे कम टॉक्सिक होने की, यानी कि ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा तो उसको इतनी पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ फिल हो पाएगी। तो उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो जैसे आप मान सकते हैं कि हम देखते हैं कहीं पानी अवेलेबल होता है, कहीं नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फिशेस की तरह इतने वाटर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमेशा वाटर को लेते रहें और अमोनिया को रिलीज़ करते रहते हैं डिफ्यूज़न के या गिल्स के फॉर्म में। तो ये चीज़ें टेरेस्ट्रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए नेचर जो है, जो प्रकृति है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी उनके लाइफ में। तो उनके लाइफ साइकिल में ये चेंज है कि वो नेसेसरी मतलब एक नेसेसरीएशन की तरफ बढ़ते हैं। उनकी लाइफ में अडेप्टेशन कुछ आती हैं, तो वो अडेप्टेशन है कि लेस टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि उसका जो एक्सक्रीटरी फॉर्म की बात करते हैं तो वो यूरिया है। देख लीजिए यूरिया क्या है कि अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, यानी कि अमोनिया से काफ़ी लेस टॉक्सिक है, यानी कि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसलिए मोर वाटर लगेगा। एंड लेस टॉक्सिक होने के नाते इसमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरिक एसिड इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एंड देखिए कि यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है। यूरिक एसिड का यूज़ वहाँ होता है कि जहाँ एनिमल्स को वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़े, यानी कि प्रिजर्व करने की ज़रूरत, क्योंकि वो उनको ईजिली अवेलेबल वाटर नहीं होता है। जिन एनिमल्स को ईजिली अवेलेबल वाटर नहीं होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में चीज़ों को रिलीज़ करना चाहेंगे। एंड यूरिक एसिड क्या है कि ये सबसे कम टॉक्सिक है, यानी कि जितना टॉक्सिसिटी अदर्स की है लाइक यूरिया एंड अमोनिया, तो कंपेयर टू यूरिक एसिड ये कम टॉक्सिक हैं। एंड मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड द यूरिकोटेली। एंड यहाँ पे मैमल्स को ले लिया, देखिए मैमल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेमरी ग्लैंड यहाँ पे लिख देते हैं, कभी कभी बच्चों को नहीं याद होता है। ये मेमरी ग्लैंड इनमें पाई जाती है, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो लिख लीजिए आप मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं।
तो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड कंपलसरी होती है एंड मैनी टेरेस्ट्रियल एंड अदर के बारे में यहाँ पे लिख रहा है। 1 मिनट एंड मैनी टेरेस्ट्रियल मैनी टेरेस्ट्रियल यहाँ पे मार्क करते जाते हैं। मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिश में मेनली एक्सक्रीट यूरिया। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इनका मेनली इसके एक्सक्रीशन होता है यूरिया के थ्रू। तो यूरिया को ले लेते हैं। तो यूरिया में ये मेनली एक्सक्रीशन का मीडियम होता है एंड इनको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड देखिए यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म एंड यहाँ पे लिख रहा है अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द liver and released in the blood which is filtered and excreted out by the kidney। तो यहाँ पे ये सारी लाइन, ये 3 लाइन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि अमोनिया जो है इसको ये मेटाबॉलिज्म, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ से अमोनिया बनता है। अमोनिया बनने के बाद ये लीवर में एक साइकिल चलती है, शायद उसे ऑरेंज साइकिल। तो लीवर में एक प्रोसेस चलती है, तो उस प्रोसेस से ये जो अमोनिया है ये टूट जाता है और टूट के ये लेसर टॉक्सिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल्स। जो अमोनिया है वो मेटाबॉलिज्म अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लीवर के द्वारा एंड रिलीज आउट इनटू द ब्लड एंड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। तो यहाँ पे मेनली कह रहा है कि रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में, यानी कि जो यूरिया बनेगा तो वो ब्लड में रिलीज़ होगा और ब्लड से फिल्टर हो किडनी एंड किडनी से क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड in the kidney matrix and some amount of urea may be retained in the kidney matrix। some of these animals किडनी के मैट्रिक्स में, ये नोट करने वाली बात है भाई, नोट करने वाली बात है, आइए इसे नोट करते हैं। एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी और ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोलरिटी क्या होती है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ मान लीजिए सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ पोटेशियम की कंसंट्रेशन है, कुछ सोडियम की कंसंट्रेशन है, तो देख लेते हैं। तो इनका जो बैलेंस है इस तरफ से उस तरफ मूव करने का, तो ये मेंटेन रहे यानी एक हिसाब से जो ग्रेडियंट है, जो ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, इसके लिए कुछ एनिमल्स में, यानी सब में नहीं होता है, सम एनिमल्स सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन, यानी कि सारी की सारी यूरिया को बॉडी बाहर नहीं निकालती है एंड कुछ अमाउंट को रिटेन कर लेती है डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी, जो कि ऑस्मोलरिटी के लिए ज़रूरी होता है। रेप्टाइल बर्ड एंड लैंड स्नेल्स इंसेक्ट एंड excrete nitrogenous waste in uric acid from of a pellet of the paste with the minimum loss of water called यूरिकोटेलिक। तो यहाँ पे मेनली किस चीज़ की बात कर रहा है, देखिए हम देख लेते हैं। रेप्टाइल्स की बात कर रहा है एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, मेरे ख्याल से क्रोकोडाइल को
यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एंड सम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को क्या कहा गया है कि ये लेसर टॉक्सिक होता है। एंड पैलेट और पेस्ट आपने देखा होगा कभी, जैसे कोई माइस हो गया, माइस का एक्सक्रीटा जो रहता है तो लाइक वो ऐसा काला काला है, छोटा छोटा रहता है, हाँ? देखा होगा आपने। तो कुछ इस टाइप का, मतलब थोड़ा पेस्ट टाइप, जैसे टूथपेस्ट होता है कुछ उस टाइप का, मतलब या तो थोड़ा हार्ड रहता है, तो इस टाइप से उनका क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर आता है। तो इसके लिए कह रही है एनसीईआरटी, ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का यहाँ एक्सक्रीशन होता है विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का लॉस मिनिमम होता है, यानी कि ना के बराबर लगभग होता है। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम इज ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि वैरायटी ऑफ यानी कि एनिमल किंगडम में कई वैरायटी का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं। तो हैं एक सर्वे में ये पता लगा। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, यानी कि मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स इतने नहीं होते हैं, एंड ट्यूबुलर फॉर्म्स में होते हैं। वेयर एज वर्टिब्रेट एज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स होता है, एंड ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, एंड कॉल्ड जैसे कहते हैं किडनी। देखिए आप, कुछ में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए, और किडनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो किडनी जैसे आप ह्यूमन में देख रहे हैं, किडनी कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफ़ी प्रोसेस होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, एंड उसके बाद जाके एक्सक्रीशन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी और एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। एंड सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर द and protonephridia, flame cell are excretory structure. Protonephridia and flame cell are excretory structure in platyhelminthes like like platforms, example है planaria। तो यहाँ प्लेटफॉर्म को ले रहा है एग्जाम्पल, ये प्लेनेरिया को लिए हैं एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म प्लेनेरिया एंड प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया की बात कर रहे हैं एंड फ्लेम सेल की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं प्रोटोनेफ्रेडिया एंड फ्लेम सेल आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये मेनली क्या बात कर रहे हैं कि जो लोअर है ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म्स में हो गया, प्लेनेरिया में हो गया, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करता है एंड रोटिफर्स एंड सम एनिलीड्स, यानी कुछ एनिलीड्स में होता है, एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, यानी कि एम्फियोक्सस एंड प्रोटोनेफ्रीडिया की बात कर रहे हैं। आर द प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वैल्यूम। आयनिक एंड फ्लूइड वैल्यूम इज द रेगुलेशन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सिफेलोकॉर्डेट, यानी कि एम्फियोक्सस एंड प्रोटोनेफ्रीडिया की बात कर रहे हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल यहाँ पे ऊपर हम बात कर चुके हैं। आर प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये प्राइमरली मतलब इनका मीडियम होता है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। तो आयन के थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू होते हैं। तो रेगुलेशन की बात कर रहा है, देखिए ऑस्मो रेगुलेशन। तो जैसा कि ये बात कर रहा है कि आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, तो कभी कभी क्या होता है फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है
कभी कभी इधर से इधर वेरी करता है कंसंट्रेशन के हिसाब से, इधर से इधर। तो आयंस के जो होता है कि बैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एंड नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चरी, नेफ्रीडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जो नेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया आदि ट्यूबुलर, देखिए नेफ्रॉन जब पढ़ते हैं आप, नेफ्रॉन के किडनी में नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें नेफ्रॉन में सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेंशन कहाँ से ब्लड प्रेशर कैसे बहता है और कैसे चीज़ें एब्सॉर्ब होती हैं ब्लड से निकलती हैं किडनी से फिल्टर होने के बाद, जब एक्सक्रीटरी में मीडियम से वो शरीर के बाहर निकलती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसकी बात कर रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेफ्रीडिया इज अ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स एंड नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी कि ये देखिए आप, यानी कि नेफ्रीडिया सॉरी मैं नेफ्रॉन की बात कर रहा था। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, maintain fluid and ionic balance is a Malpighian tubule और excretory। देखिए Malpighian tubules ये आपको मेरे ख्याल से कॉकरोच में देखने मिलेगी। कॉकरोच की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें थी। Tubules are excretory structure is the most of the insect including the cockroach। हाँ यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है इंक्लूडिंग कॉकरोच, ये उस चैप्टर में भी दिए हुए हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। मालपीजियन ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड antenna gland or green glands perform the excretory function is in crustaceans like prawns। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स आर परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करेंगी इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। क्रस्टेशियंस जो होते हैं जैसा कि प्रॉन्स में रही हैं, एग्जाम्पल के लिए प्रॉन्स हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स जो होती हैं तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करती हैं। ये चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ये कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देखते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है और इसी में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।